आज का पहला प्रश्न है, भारत के उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है प्रयागराज में, जयपुर में, जबलपुर में, बिलासपुर में। सही उत्तर है प्रयागराज में। तो भारत में वर्तमान में 18 रेलवे जोन हैं, जिसमें से 18वां रेलवे जोन जो था वो विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम में है और ये दक्षिणी तट रेलवे जोन है। अब यहाँ पे भारत के महत्वपूर्ण रेलवे जोन की बात करते हैं। तो उत्तरी रेलवे उत्तर में हो गया नई दिल्ली, दक्षिणी रेलवे जो है वो चेन्नई में, पूर्वी रेलवे कहाँ है कोलकाता में, और पश्चिमी रेलवे मुंबई में। इसके साथ साथ ये उत्तर और पश्चिमी रेलवे जोन जयपुर में, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन गोरखपुर में, दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन कोलकाता में, दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन हुबली में। ये बीच में है तो मध्य रेलवे कहाँ है मुंबई में। फिर ये पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ है जबलपुर में, उत्तर मध्य रेलवे कहाँ है प्रयागराज में, और पूर्वी मध्य रेलवे जोन हाजीपुर में, और दक्षिणी मध्य रेलवे जोन कहाँ है सिकंदराबाद में है। ये वाला पार्ट दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन कहाँ है बिलासपुर में। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 1878 में केशव चंद्र सेन की असंतुष्टि अनुयायियों ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। उनमें से कौन कौन इसके संस्थापक थे? तो आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता थे, और इन्होंने इसकी स्थापना की थी 15 मई 1878 में। कब की थी? 15 मई 1878 में इसकी स्थापना की थी। यदि हम ब्रह्म समाज की बात करें, ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये करते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय करते हैं। कब करते हैं? तो 20 अगस्त 1828 में। कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय वन की विशेषता है? सागौन इस वन की सबसे प्रमुख प्रजाति है। रॉयल बंगाल टाइगर इन जंगलों में प्रसिद्ध पशु है। सदाबहार चौड़ी पत्ते वाले पेड़ जैसे कि ओक और चेस्टनट यहाँ प्रमुख है, या इस वन के कुछ महत्वपूर्ण पेड़ आबनूस, महोगनी आदि है। सही उत्तर है सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले पेड़ जैसे कि ओक और चेस्टनट यहाँ प्रमुख हैं। अब रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसकी भी बात करते हैं भारत में। तो सुंदरवन नेशनल पार्क ये है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे पाए जाते हैं। जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है, यहाँ पे भी पाए जाते हैं। रणथंबोर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, यहाँ पे भी पाया जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल नेशनल पार्क ये दोनों हैं कर्नाटक में, यहाँ पे भी रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। इसके साथ साथ कान्हा और बांधवगढ़ नेशनल पार्क में भी ये रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, और ये दोनों कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना से संबंधित है? अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 243 ए या अनुच्छेद 243 सी। तो संरचना का मतलब कंस्ट्रक्शन होता है, सी फॉर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन यानी संरचना का वर्णन अनुच्छेद 243 सी में। ए फॉर असेंबली मतलब इसको हम सभा बोल सकते हैं, तो ग्राम सभा का वर्णन अनुच्छेद 243 ए। बी फॉर बिल्ड मतलब होता है बनाना, तो पंचायतों का गठन है अनुच्छेद 243 बी में। और डी फॉर हो जाएगा डिमांड, तो डिमांड किसकी हो जा रही है? आरक्षण की, तो पंचायतों का आरक्षण है अनुच्छेद 243 डी में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य 1987 ने औपचारिक रूप से किस प्रमुख अवधारणा को पेश किया
जिससे भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये सतत विकास है इसका आंसर। अगला प्रश्न है 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी की पहली बड़ी भागीदारी किस समूह के समर्थन में शुरू की गई थी? अवध में किसान किराएदार, असम में चाय बागान के श्रमिक, बॉम्बे में कपास मिल के श्रमिक या बिहार में नील किसान? सही उत्तर है बिहार में नील किसान। ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। होता क्या है कि राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति होते हैं, राजकुमार शुक्ल, ये भी एक किसान नेता होते हैं। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं, वहाँ पे ये महात्मा गांधी से क्या करते हैं, भेंट करते हैं और अपनी व्यथा को सुनाते हैं कि कैसे अंग्रेज बिहार के किसानों पे दबाव बना रहे हैं नील की खेती करने के लिए। तो सारी समस्या को सुनने के बाद महात्मा गांधी वादा करते हैं कि वो बिहार आएंगे और अंततः 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी बिहार के चंपारण में पहुंचते हैं, जहां पे उनका स्वागत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेपी कृपलानी और ब्रजकिशोर प्रसाद जैसे दिग्गज नेता करते हैं और अंततः गांधी जी इस आंदोलन को सफल बनाते हैं। और इस आंदोलन को सफल बनाने के बाद महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई और ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और तीन कटिया जो प्रथा थी उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और किसानों से जो भी अवैध रूप में वसूले गए धन थे उसका 25% हिस्सा वापस कर दिया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जून 2025 में जारी सतत विकास रिपोर्ट के 2025 संस्करण के अनुसार सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें है 99। नेक्स्ट अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? पूंजीगत लाभ कर, मूल्यवर्धित कर, निगम कर, आयकर। तो इसमें मूल्यवर्धित कर जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो प्रत्यक्ष कर में निगम कर आ जाएगा, आयकर आ जाएगा और पूंजीगत लाभ कर भी आ जाएगा। अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष कर में क्या आएगा? अप्रत्यक्ष कर, तो अप्रत्यक्ष कर में हम लोग जो जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, इसके साथ सीमा शुल्क आ जाएगा, सीमा शुल्क आ जाएगा। ये मूल्यवर्धित कर भी इसी अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा है। उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क भी किस में आ जाएगा? अप्रत्यक्ष कर में। नेक्स्ट 3 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व वन्यजीव दिवस की थीम क्या थी? तो वन्यजीव संरक्षण, इसे छोड़िए 2026 का याद कर लीजिए। 2026 का है औषधि और सुगंधित पौधे। क्या है? औषधि और सुगंधित पौधे, सुगंधित पौधे क्योंकि पूछना होगा तो यहीं से पूछेगा। स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका संरक्षण, स्वास्थ्य, विरासत एवं आजीविका संरक्षण, आजीविका संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कौन सा देश अपनी अद्वितीय ड्रैगन किंग राजशाही के लिए जाना जाता है? श्रीलंका, चीन, भूटान, बांग्लादेश। तो सही है भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। यहाँ की मुद्रा है न्यूगुल्ट्रम। चीन की राजधानी क्या है? चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। और श्रीलंका की कोलंबो, बांग्लादेश की ढाका। नेक्स्ट किसी माध्यम का तापमान बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह बढ़ जाती है या तापमान से प्रभावित नहीं होती है या घट जाती है वहीं रहती है? तो ये बढ़ जाती है। यदि टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ता है तो ध्वनि की चाल जो है 0.6 मीटर पर सेकेंड की तरफ से क्या होती है? बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है? 0.6 मीटर बढ़ जाती है। यदि हम बात करें ध्वनि की चाल पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो इस पे आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है ध्वनि की चाल पे। यदि आर्द्रता और शुष्क हवा में कम है तो ध्वनि की चाल क्या होगी? बढ़ेगी। ध्वनि की चाल क्या होगी? बढ़ेगी। यानी आर्द्रता कम होगी तो ध्वनि क्या होगी? बढ़ेगी, ध्वनि की चाल बढ़ेगी। यदि घनत्व की बात करें, घनत्व, तो घनत्व जो है यदि ध्वनि की चाल, यदि घनत्व बढ़ता है तो ध्वनि की चाल भी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। और यदि प्रत्यास्थता की बात करें तो प्रत्यास्थता जितना अधिक होगा, प्रत्यास्थता जितना अधिक होगा ध्वनि की चाल भी उतनी अधिक होगी। दाब का कोई असर नहीं पड़ता है ध्वनि की चाल पे। नेक्स्ट
अगला प्रश्न है वाष्पीकरण से ठंडक क्यों होती है? क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान कण आसपास के वातावरण से गुप्त ऊष्मा अवशोषित करते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट, वेगनर द्वारा पैंजिया के चारों ओर स्थित एक विशाल जल निकाय को दिया गया नाम क्या है? तो पैंथालासा है। लंबे पौधे में जल को ऊपर की ओर खींचने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक बल क्या है? परासरण, बिंदुस्राव, मूलदाब, वाष्पोत्सर्जन। तो यह है ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? 75वां संविधान संशोधन, 74वां, 70वां या 73वां? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा महिलाओं को आरक्षण जो है वो 1/3 भाग यानी कि 33% का दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्वतः निलंबित कर देता है? अनुच्छेद 356, 352, 359 या 358? तो अनुच्छेद 358 है। अनुच्छेद 352 की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है घराना परंपरा निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में, हिंदुस्तानी लोक संगीत में, कर्नाटक लोक संगीत में। तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि आई आपतन कोण है और अपवर्तन कोण आर है तो स्नेल के नियम के अनुसार कौन सा संबंध है? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू स्थिरांक, साइन आई इंटू साइन आर स्थिरांक, साइन आई प्लस साइन आर स्थिरांक, साइन आई माइनस साइन आर स्थिरांक। तो सही है साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू के यानी स्थिरांक, पहला उत्तर सही है। नेक्स्ट, भारत के किस गवर्नर जनरल 1848 से 1856 को मुख्य रूप से पुरुष उत्तराधिकारी के बिना भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए व्यपकत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लागू करने के लिए जोड़ा गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हेस्टिंग? सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। तो ये 1848 से लेके 1856 तक रहा है इसका कार्यकाल। इसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स राज्य हड़प नीति लाया था। इसके साथ पहला इसने विलय किया अवध का विलय कब किया? 1856 में। और इसी के समय में भारतीय रेलवे की शुरुआत होती है यानी भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में। और भारत की पहली जो रेल थी वो बम्बई से थाणे चली थी। कहाँ चली थी? बम्बई से थाणे। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर तक चली थी। टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था भी लॉर्ड डलहौजी के ही समय में 1854 में हुआ था। और इसके समय में वुड डिस्पैच आया था जो कि शिक्षा से संबंधित था। कब? 1854 में। ये सब भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस दमनकारी ब्रिटिश कानून को काला कानून कहा और 1919 में इसके खिलाफ अखिल भारतीय जन विरोध का आह्वान किया? सशस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम या रोलेक्ट एक्ट? तो सही उत्तर है रोलेक्ट एक्ट। और ये 18 मार्च 1919 को क्या होता है? पारित होता है। ठीक है, 18 मार्च 1919 को ये पारित होता है। और इसमें होता क्या है कि बिना किसी वारंट के क्या किया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है किसी को भी शक के आधार पे, और बिना सुनवाई किए 2 साल तक जेल का प्रावधान था इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है चेन्नई बंदरगाह निम्नलिखित में से किस जल के किनारे स्थित है? अरब सागर, अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी? तो ये बंगाल खाड़ी के निकट है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नागरिकता राज्य सूची में सूचीबद्ध है? नहीं, राज्य सूची में नहीं है, बल्कि ये किसमें है? मौलिक अधिकार में आती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 से उन विभिन्न श्रेणियों के व्यक्ति संबंधित है जो नागरिकता के हकदार हैं। बिल्कुल। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के केवल 3 तरीके नहीं, तो इसमें केवल 2 सही है। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय नागरिकता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो एक तो जन्म से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा वंश के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं,
वंश के आधार पर। तीसरा पंजीकरण द्वारा। चौथा नेचुरलाइजेशन द्वारा। कैसे? नेचुरलाइजेशन द्वारा, यानी कि प्राकृतिकरण द्वारा। और पांचवा क्षेत्र के विलय द्वारा। 3-5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गाथा सप्तशती या सप्तशती नामक पाठ की रचना का श्रेय दिया जाता है? तो ये हाल को दिया जाता है। प्रश्न है, मीथेन के क्लोरीन के साथ प्रतिस्थापन में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता क्यों होती है? क्लोरीन को अवशोषित करने के लिए, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, मुक्त मूलक निर्माण शुरू करने के लिए, या गर्मी प्रदान करने के लिए? सही जवाब है मुक्त मूलक निर्माण करने के लिए। अगला प्रश्न है, 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब, ब्राजील, कतर, रूस। तो 2034 की जो मेजबानी है वो सऊदी अरब करने वाला है। फीफा 2026 इसकी मेजबानी करेगा कनाडा, मैक्सिको और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। 2030 का जो फीफा विश्व कप है इसकी मेजबानी जो है मोरक्को करेगा, पुर्तगाल करेगा और इसके साथ साथ स्पेन करेगा। ठीक है, और 2034 वाला कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। नेक्स्ट, एक ध्वनि तरंग में प्रति इकाई समय में एक बिंदु से गुजरने वाले संपीड़न या विरलन की संख्या क्या दर्शाती है? आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्ध्य, प्रबलता। तो ये आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को दर्शाती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक मात्र देखभाल का घटक नहीं है? टिटनस टीकाकरण है, आयरन और फोलिक अम्ल का सप्लीमेंटेशन है, अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान ये नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र समुद्री छोर में निम्न और उच्च ज्वार भाटा के बीच होता है? तो ज्वारी क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, शहरों में रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत को क्या कहा जाता है? अशोधित जन्म दर, विकास दर, जनसंख्या घनत्व या शहरीकरण? तो ये शहरीकरण कहलाता है। प्रश्न है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग ग्रहण करते हैं? 10%, 5%, 1% या 0.01%? तो सही है 1%। प्रश्न है, भारत द्वारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किए जाने के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? तो सही उत्तर है नरेंद्र मोदी थी। तो चंद्रयान की अगर बात करें, चंद्रयान फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो चंद्रयान पहला जो था वो 22 अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च किया जाता है। दूसरा वाला 22 जुलाई 2019 को, और तीसरा वाला जो है ये 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें तीसरे से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की, चंद्रयान 3 से, तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को और इस सफलतापूर्वक लैंड करता है 23 अगस्त 2023 को। और इसी दिन से जब ये लैंड करता है तो इसी दिन भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की जाती है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को। और चंद्रयान 3 जो था ये LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च होता है। इसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है और इसे लॉन्च किया जाता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि कहाँ है? हरिकोटा में है, यानी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाला पहला देश बन जाता है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम जो था वो विक्रम था और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। ये सब प्रश्न बने हुए हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, द्रव स्नेही साल के बारे में कौन सा कथन सही है? वे टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं, वे लियोफोबिक साल की तुलना में अस्थिर होते हैं, वे विद्युत अपघट्टों द्वारा आसानी से स्कंदित हो जाते हैं, परिक्षेपण माध्यम के प्रति इनकी प्रबल बंधुता होती है। तो सही उत्तर है वे विद्युत अपघट्टों द्वारा आसानी से स्कंदित हो जाते हैं। प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य
रूप से सजाए गए डंडों के एक जोड़े का उपयोग करता है और पारंपरिक रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। बिहू, कोली, भांगड़ा, डांडिया। तो डांडिया है जो कि है कहाँ का? गुजरात का है। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। और कोली महाराष्ट्र का है। बिहू असम का है। नेक्स्ट, शिशु मृत्यु दर प्रति हजार शिशुओं की वह संख्या डैश वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मृत्यु हो जाती है। तो 1 वर्ष। आज का अंतिम प्रश्न है, जीवन प्रत्याशा निम्नलिखित में से किसका संकेतक है? विश्व रोजगार रिपोर्ट का, मानव विकास रिपोर्ट का, वस्तु एवं विकास रिपोर्ट का या प्रौद्योगिकी नवाचार रिपोर्ट का? तो ये मानव विकास रिपोर्ट का